Hey guys, welcome back to Educational Adda. This is Karthik and today we will continue our chapter 1 and yes, today we will study a very important property of positive integer. तो गाइस वो पॉजिटिव इंटीजर की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कौन सी है ये हमें पता है। चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा था कि इस चैप्टर में चैप्टर 1 रियल नंबर्स में हम दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे किसकी, पॉजिटिव इंटीजर्स की। तो गाइस वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ कौन सी थी, यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक गाइस, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है तो ध्यान से समझना। इससे पहले मैं आपको प्राइम नंबर्स और कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं वो समझा देता हूँ। तो गाइस प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जिनका वन और नंबर इटसेल्फ यानी कि खुद के अलावा और कोई फैक्टर नहीं होता। अब आप पूछोगे कि फैक्टर क्या होता है। तो गाइस फैक्टर ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि एक गिवन नंबर को पूरी तरह डिवाइड कर दें और रिमाइंडर ज़ीरो आए। फॉर एग्जांपल हम एक ऑड नंबर लेंगे और एक इवन नंबर लेंगे, फॉर एग्जांपल 4 और 7। अभी आप प्राइम और वो नहीं पता इसलिए मैं आपको एग्जांपल ऑड इवन में दे रहा हूँ। तो प्राइम नंबर्स ऐसे मतलब फैक्टर, अभी हम फैक्टर समझ रहे हैं। तो अगर हम 2, ठीक है, 4 का फैक्टर 2 है, कैसे है ये देखो, 4 इक्वल्स टू 2 इंटू 2, हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर हम 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 आएगा, मतलब 2 4 का फैक्टर है एंड 7। अब अगर हम 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1, 7 1 7 0। तो गाइस 7 का फैक्टर है, और एक और केस होगा 7 वाले में, 7 को आप 1 से भी डिवाइड कर सकते हो, इसमें भी आपका रिमाइंडर 0 है, मतलब 7 का फैक्टर 1 एंड नंबर इटसेल्फ है। बट गाइस अगर आप बोलोगे कि 7 को हम किसी और से भी डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हमने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा है गाइस कि प्राइम नंबर को सिर्फ 2 से कर सकते हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। आप ट्राई करके देख लो, आप कहोगे 2 3 4 किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो हम आगे देखते हैं, एंड दिस इज नोन एज प्राइम नंबर्स। तो मैंने आपको प्राइम नंबर की डेफिनेशन समझा दी। अब हम देखते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं। कॉम्पोजिट नंबर बिल्कुल इनका ऑपोजिट होता है। मतलब अब इसका मतलब क्या हुआ कि 1 एंड नंबर इटसेल्फ के अलावा अगर एक भी कोई और फैक्टर है, अगर 1 एंड नंबर इटसेल्फ के अलावा कोई एक फैक्टर है, तो ये जो नंबर होगा ये कॉम्पोजिट नंबर होगा। तो गाइस अब क्या है, एग्जाम्पल देखते हैं पहले प्राइम नंबर्स का, 7 2 एंड 3। अब आप कहोगे 2, तो गाइस सिंपल है, 2 का 1 से ही हो सकता है नंबर इटसेल्फ यानी कि 2। 3 का भी सेम केस है। एंड हेयर कॉम्पोजिट नंबर्स विच हैव एनी अदर फैक्टर देन 1 एंड नंबर इटसेल्फ, मतलब खुद एक और कोई भी फैक्टर हो, बस एक कोई और फैक्टर हो 1 और नंबर इटसेल्फ के अलावा, तो ये नंबर कॉम्पोजिट नंबर माना जाएगा। एग्जाम्पल 4 का फैक्टर्स हैं 2, 1 और 4 से अलग हो गया। इसका फैक्टर है 2 और 4, 1 और उससे अलग हो गया। इसके फैक्टर्स हैं 3 2 एंड 1 एंड नंबर इटसेल्फ। तो गाइस इसके इतने अलग फैक्टर्स हैं, इसके भी इतने अलग फैक्टर्स हैं और हमें सिर्फ इस क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए, कॉम्पोजिट नंबर के क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए सिर्फ एक ऐसा नंबर चाहिए था, और इनके पास बहुत नंबर्स हैं, उसके लिए भी अलावा बहुत नंबर्स हैं। तो ये जो नंबर्स हैं ये कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। तो गाइस जब हम देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, फर्स्ट पैराग्राफ में हमें स्टेट किया हुआ है कि हम किसी भी नेचुरल नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में लिख सकते हैं, मतलब कोई भी नेचुरल नंबर्स उसके प्राइम फॉर्म में लिखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, ठीक है, 2 इज ऑलवेज इक्वल टू 2। और कोई ले लो 6, 2 3 ज़ा 6। तो गाइज आप देख सकते हो कि हम किसी भी नेचुरल नंबर को प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स में लिख सकते हैं, ठीक है गाइज। एंड सेकंड पैराग्राफ क्या बताता है, अब हम देखते हैं दूसरे डायरेक्शन से, यानी कि कोई भी नेचुरल नंबर क्या हम ऑब्टेन कर सकते हैं, किसको मल्टीप्लाई करने पे, प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे। तो गाइज इसका आंसर येस है। आप कोई भी प्राइम नंबर ले लो, फॉर एग्जांपल हमारे पास कितने प्राइम नंबर्स हैं, हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी प्राइम नंबर्स हैं, बट तो
अब उसमें भी क्या कंडीशन है गाइज, हम सारे अब इनफाइनाइटली मैनी है तो हम सारे यहाँ पे नहीं लिख सकते, इसलिए मैं आपको फर्स्ट 10 डिजिट में जितने प्राइम नंबर्स हैं पहले वो लिख देता हूँ. दैट इज 2, 3, 7. ओके, दीज आर द नंबर्स. और अब हम देखते हैं हम कोई भी नंबर क्या मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं. तो फॉर एग्जांपल हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 3 जा 6. ठीक है गाइस. अब कोई भी नंबर मान लो अब हमें 21 चाहिए, तो 21 कैसे आएगा, 7 इंटू 3. हमें 6 चाहिए, 3 इंटू 2. हमें चाहिए 14, तो वो आ जाएगा 2 इंटू 7. हमें चाहिए 9, 3 इंटू 3. तो गाइस इसका मतलब हुआ कि हम किसी भी नंबर को, चाहे वो ऑड हो, इवन हो, कॉम्पोजिट हो, प्राइम हो, हम उसे प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके वो नंबर हमारे पास आ सकता है. अब गाइज हमारे पास जो लास्ट पैराग्राफ है इसमें बोला है कि हमारे पास बहुत सारे इन्फानाइटली मैनी प्राइम्स हैं. मैं आपको बता चुका हूँ, इसलिए मैं आपको फटाफट सुनाता हूँ. वी हैव इन्फानाइटली मैनी प्राइम्स, सो इफ वी कंबाइन ऑल द प्राइम्स इन ऑल पॉसिबल वे वी विल गेट इन्फानाइट कलेक्शन ऑफ नंबर्स, ऑल द प्राइम्स एंड ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ प्राइम. यानी कि हम अगर इन सबको इकट्ठा करें और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ऑल पॉसिबल नंबर्स आ जाएंगे. तो इसके क्वेश्चन क्या है कि क्या हम प्रोड्यूस कर सकते हैं कॉम्पोजिट नंबर को दिस वे में, और अगर कर सकते हैं तो क्या हम सारे कॉम्पोजिट नंबर्स को कर सकते हैं, कि कोई ऐसा नंबर भी होता है जो कि प्रोडक्ट ऑफ या फिर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम या फिर प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम से नहीं बनता. तो गाइज इसका सिंपल आंसर है नो. मतलब ऐसा कोई और नंबर नहीं होता है, हर नंबर इज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्राइम नंबर. यानी कि हर नंबर मल्टीप्लाई करके बनता है किसको, प्राइम नंबर्स. अब क्या है गाइस, अब हम देखते हैं, इतना बता दिया तो इसका आंसर हमें मेरी एक्सप्लेनेशन में ही समझ आ चुका है. अब हम देखते हैं कि हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स को अप्लाई कहाँ कहाँ करते हैं, हम इसे कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं. तो फैक्टर ट्री तो आप सब फैमिलियर होंगे, हमने इतने सारे क्वेश्चंस किए हैं इसके जब फर्स्ट एंड सेकंड में थे. ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है, हमें इसको डिवाइड करना होता है और इसके बाद जो एक प्राइम नंबर आएगा वो आगे डिवाइड नहीं हो पाएगा, और यहाँ पे एक वो आ जाता है कॉम्पोजिट नंबर. तो ऐसे डिवाइड करते करते जब एंड में दोनों प्राइम नंबर्स नहीं रह जाते, हम इसे डिवाइड करते जाते हैं, और जैसे ही एंड में हमारे पास प्राइम नंबर्स आ जाते हैं वहाँ पे हमारी जो ये फैक्टर ट्री है वो कंप्लीट हो जाता है. और उसके बाद हम इसके फैक्टर्स कैसे लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल 32,760 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13. ठीक है गाइस, ये कॉम्पोजिट नंबर्स हम नहीं लिखते, ये सारे प्राइम नंबर्स, और यहाँ पे जो एंड में दो प्राइम नंबर आते हैं वो लिख देंगे. अब पावर ऑफ प्राइम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम. गाइस मान लो मेरे पास है 18, 2 इंटू 3 इंटू 3. अब इसके बजाय एक शॉर्ट मतलब उसमें लिखें तो हमें इसे प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम इज़ नथिंग, बस हम इसे पावर्स की फॉर्म में लिख देते हैं. जैसे हमारे पास 2 3 हैं तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू 3 होल रेज टू पावर 2, यानी कि हम इसको रेज टू पावर वाली फॉर्म में लिख देते हैं. इस चीज़ को हम प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम कहते हैं. तो गाइज इससे हमें क्या पता चलता है कि कोई भी कॉम्पोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं. कंजेक्चर मतलब कि हम एक फाइनल सॉल्यूशन में पहुंच चुके हैं. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हम किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम में लिख सकते हैं. अब हमने इसी स्टेटमेंट को हमने क्या कर दिया, हमने एक अच्छे से डेफिनेशन के फॉर्म में लिख दिया है in the form of theorem 1.2, that is fundamental theorem of arithmetics. Every composite number can be expressed यानी factorized as a product of prime, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. तो guys इसका क्या मतलब है, ये हमें फर्स्ट लाइन तो पता है, सेकंड लाइन में हमें बोला है कि हम इनडेफिनाइट मतलब हम हर कॉम्पोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम्स में लिख सकते हैं, और उसको लिखने का भी एक यूनिक वे होता है, एक्सेप्ट द ऑर्डर इन विच दे अकर. अब इसका मतलब होता है कि जैसे ये 18 लेते हैं, 18 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3 एंड
3 × 3 × 2। तो गाइज इसमें हमें बोला है कि अब ये हमने अलग अलग उसमें लिखा है, मतलब कोई नंबर पहले आया कोई बाद में आया, पर है तो सेम चीज़, इसलिए उसने बोला है कि एक यूनिक वे होगा, मतलब ये यूनिक डिजिट्स आएंगे। बट इसमें क्या कंडीशन है कि ऐसा नहीं है कि अगर आप कर दोगे 3 आगे कर दोगे 2 आगे कर दोगे तो वही अलग अलग वे हो जाएगा। यही हमें एक वो दिया है कि अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दे अकर, मतलब ऑर्डर को छोड़ के अगर हम ऑर्डर को ना देखें तो उसका एक यूनिक सॉल्यूशन ही होगा हर कॉम्पोजिट नंबर का। तो गाइज इसका मतलब है कि कोई भी कॉम्पोजिट नंबर को हम सिर्फ एक और एक ही वे में लिख सकते हैं। दैट इज गिवन एनी कॉम्पोजिट नंबर देयर इज ओनली वन एंड वन वे टू राइट इट प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एक्सेप्ट उसके ऑर्डर की, मतलब हम सिर्फ एक तरीके में लिख सकते हैं। मतलब अगर हम 2 × 3 × 5 × 7 और 3 × 5 × यही मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि अगर हम इन दोनों को सेम माने तो हम सिर्फ एक ही फॉर्म में एक कॉम्पोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स फैक्टर में लिख सकते हैं। दिस फैक्ट इज ऑल्सो स्टेटेड इन द फॉलोइंग फॉर्म: द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर्स। तो गाइज ये वही चीज़ है। अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, यहाँ तक आप खुद पढ़ लोगे, ये मैंने आपको एक छोटे से उसमें ही दिखा दिया। यहाँ पे बस एनसीईआरटी में आपको थोड़ा और ब्रीफ करके और एक्सपैंड करके दिखाया होता है ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आए। अब अगर आप एकदम ऐसे पढ़ने लगोगे और आपको बता दें कि ये चीज़ ये है तो समझ नहीं आता है, इसलिए एनसीईआरटी में थोड़ा एक्सपैंड करके दिया होता है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 5, कंसिडर द नंबर 4n where n is a natural number. Check whether there is any value for n which end with digit 0. तो गाइज इसमें हमें बोला है कि एक नंबर है 4n जहाँ पे n कोई नेचुरल नंबर है, इसकी पावर है n। 4n कोई नेचुरल नंबर है, इसकी पावर है n, और n जो है एक नेचुरल नंबर है। तो हमें क्या चेक करना है कि क्या अगर कोई भी हम पावर लेने, मतलब हम n को कोई भी डिजिट मान लें तो क्या कोई ऐसा डिजिट होगा जिस पे अगर हम n की वैल्यू, अगर हम उसके इक्वल n की वैल्यू डाल दें तो हमारा जो आंसर है वो उसके सॉरी गाइस उसके एंड वाले डिजिट में, वंस वाले डिजिट में 0 आए। तो अगर हमें पता है कि 10 का जो हम अगर फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो आता है 2 × 5, मतलब हमें एक डिजिट के एंड में। सो गाइस सॉरी फॉर माई थॉट। तो अब हम आगे देखते हैं, मतलब अगर हमें 10 चाहिए तो अगर हमें एंड वाले डिजिट में, वंस डिजिट में 0 चाहिए तो हमें 2 × 5 उसके फैक्टराइजेशन के नंबर में चाहिए। पर अगर हम 4 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो 2 × 2 आएगा। अब यहाँ पे 2 है बट 5 की कमी है, इसका मतलब अगर हम n की कोई भी वैल्यू ले लें, जो एंड वाला डिजिट है वो 0 कभी नहीं आएगा। तो अब आप क्या करोगे, देखो, इफ़ द नंबर n फॉर एनी n, मतलब फॉर एनी n, मतलब इस नंबर में हमने कोई भी n ले लिया जहाँ पे इसका एंडिंग डिजिट 0 आना चाहिए, इसमें यही बताएगा इस। तो आपको ये देखना पड़ेगा, आप इसकी जो इंग्लिश में आपको ये स्टेटमेंट दी है इसको याद कर लेना। मतलब ये हर उसमें बेसिकली सेम होती है। एंड तो इसमें हमें बोला है कि अगर ये इसमें 5 नहीं है तो इसका क्या होगा कि हमारा जो एंडिंग डिजिट है वो 0 नहीं आएगा। अब आप कहोगे ऐसा क्यों है कि 5 के बिना वो 0 नहीं आएगा। तो गाइज हमने पढ़ा कि यूनिकनेस वाला पढ़ा, ऑर्डर का फ़र्क पढ़ा भी। तो यूनिकनेस है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, हमने बोला कि सिर्फ एक फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो अगर हमें 10 चाहिए तो हमें 5 और 2 एक साथ चाहिए उस इक्वेशन में, बट क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है गाइज, इसलिए इसमें 0 नहीं आ सकता, उसे बस यहीं पे एक अच्छे फॉर्म में इतने में लिखा है। तो गाइज एक छोटा सा आंसर था और इसकी प्रोबेबिलिटी होती है कि कभी कभी होती है आ जाए, तो आप देख लेना। अब हम देखते हैं अब हमने देखा है कि HCF एंड LCM कैसे निकालते हैं यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स छोटी क्लासेस में, और हमें पता नहीं था उस टाइम कि ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स है और हम इस मेथड को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स भी कहते हैं। तो गाइज हम कैसे निकालते हैं LCM एंड HCF, वो मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 6 में समझा देता हूँ। तो देखते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 6 में हमें बोला है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
इसी को हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स वही होता है। तो 6 and 20। पहले हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे गाइस। दिस इज 2 into 3 एंड सिंस दिस इज 20 तो ये हमारा आ जाएगा 5 into 2 into 2 10 and 10 into 2 20। तो अब एलसीएम का हमारा एलसीएम की डेफिनेशन क्या होती है, मतलब एलसीएम कैसे पता चलता है। HCF इज प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। यानी कि प्रोडक्ट मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ कि इसमें इन दोनों को हम पहले कंपेयर करेंगे। इसमें जो भी सबसे कम वाली पावर होगी किसकी, कॉमन फैक्टर की। मतलब अब 3 यहाँ पे है पर 3 यहाँ पे नहीं है, तो ये कॉमन नहीं है दोनों में। 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे नहीं है, तो ये भी कॉमन नहीं है। अब हम इसे पावर ऑफ प्राइम्स वाले में लिखते हैं। 2 into 3 5 into 2 raised to power 2। तो गाइज अब 2 कॉमन है और हमें चाहिए स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर, मतलब सबसे छोटी पावर ऐसे प्राइम फैक्टर की जो कि दोनों में कॉमन हो। तो वो 2 है और यहाँ पे इसकी सबसे छोटी पावर है 2 raised to power 2 से छोटा है, इसलिए यहाँ का जो हमारा HCF है वो 2 है। तो गाइज यही था ये प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। और अब LCM क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन द नंबर। अब LCM इससे थोड़ा उल्टा है। LCM हमें बोलता है कि हमें हर फैक्टर को देखना है और उस फैक्टर में हमें हाईएस्ट पावर लेनी है, भले ही वो दोनों में कॉमन ना हो। तो अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है गाइस, तो हम सिर्फ हाईएस्ट पावर को लेंगे और छोटी पावर को यहाँ पे नहीं लेंगे। तो अब आप लिखो LCM। अब यहाँ पे 3 की हाईएस्ट पावर है, यहाँ पे 3 की पावर 0 है, आप ऐसा भी लिख सकते हो। तो ये हमने 9th में पढ़ा था। और यहाँ पे 5 की पावर 0 है, तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे हो जाएगी 3, 5 की हाईएस्ट पावर 5 एंड 2 की हाईएस्ट पावर 2 raised to power 2। 3 5 are 15 and 15 4 are 60। तो गाइस 6 and 20 का जो LCM है वो 60 आएगा। एक और बार बताता हूँ फटाफट। HCF होता है कॉमन फैक्टर की सबसे छोटी पावर का प्रोडक्ट। अगर यहाँ पे एक और टर्म होता वो हमारा कॉमन आती और तो हम उसका भी सबसे छोटी पावर लेते और 2 लेते और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते। उसके बाद जो भी HCF आता उसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी डिजिट आता वो हमारा HCF होता। अब LCM में क्या होता है कि हम हर फैक्टर को देखते हैं और उस फैक्टर में जो भी उसकी हाईएस्ट पावर होगी। अब ज़रूरी नहीं है कि हमें इसमें कॉमन चाहिए, तो जो भी हाईएस्ट पावर होगी गाइस उसको हम लिख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो डिजिट आएगा वो 6 और 20, यानी कि अगर 6 and 20 यहाँ पे हमें 6 and 20 दिया है, अगर कुछ और दिया हो तो उसका LCM होगा। और गाइज इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो ये भी आप देख लो इस चीज़ को हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। जो भी हमारे पास HCF आएगा HCF और जो भी LCM आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, 6 और 20 के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो 6 और 20 का प्रोडक्ट 120 है और HCF है हमारा 2, LCM है 60। तो हम देख लेते हैं HCF 2, LCM 60 और हमें नंबर्स दिए हुए थे 6 and 20। सो दिस इज़ 120 एंड दिस इज़ ऑल्सो 120। तो ये वेरीफाई हो गया। अब गाइज इस प्रॉपर्टी का जो मैंने आपको बताया HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, इसका यूज़ भी हम बहुत बार किस में करते हैं, HCF एंड LCM निकालने के लिए। तो इस प्रॉपर्टी को आप याद रखना। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। फाइंड HCF ऑफ 96 and 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड हेंस फाइंड द LCM। तो गाइज हमें बोला है कि पहले HCF निकालना है और उसके बाद LCM निकालना। अब गाइज हमें HCF का तो बताया हुआ है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है, बट क्योंकि हमें LCM नहीं बताया है कौन से मेथड से निकालना है, इसलिए हम इस वेरिफिकेशन वाले उस फॉर्मूला को यूज़ करके इसका LCM निकालेंगे। तो इसका HCF क्या आएगा पहले वो निकालते हैं। 96 है तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हम कैसे कर सकते हैं, 2 raised to power 5 into 3 एंड 404
कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2^2 इंटू 101. ठीक है गाइस, इसके फैक्टर्स आप ऐसे निकालते हो. 96 यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पे, एंड दिस विल कम, तो यहाँ पे 48 आएगा. उसके बाद 24, देन दिस विल कम 12, दिस विल कम 6, दिस विल कम 3 एंड दिस विल कम 1. तो आप देख सकते हो 2^5, यहाँ पे 5 2 है और 3 है, तो वैसे लिख दिया. अब HCF क्या था गाइस? HCF वॉज द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द कॉमन नंबर. अब इसकी स्मॉलेस्ट पावर, अब कॉमन यहाँ पे सिर्फ 2 है, तो 2 की स्मॉलेस्ट पावर है 2^2, मतलब 4 यहाँ पे HCF है. अब LCM निकालते हैं वेरिफिकेशन वाले उससे. तो वेरिफिकेशन क्या थी? HCF इंटू LCM इक्वल्स टू 96 इंटू 404. HCF इज 4, LCM इज नॉट गिवन, LCM लिख लो. एंड इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा गाइस? मल्टीप्लाई करके देखो साइड में, मैंने पहले से किया हुआ है इसलिए मैं लिख देता हूँ. इट इज, तो गाइज ये है 38784. एंड हमें पता है शिफ्टिंग वाला मेथड, तो LCM अब यहाँ पे LCM रहने देंगे. एंड अगर 4 उस साइड आएगा तो डिवाइड में होगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है. 38784 डिवाइडेड बाय 4. तो अब हम करके देखते हैं. 38784 डिवाइडेड बाय 4, 4 9 36, 2 and 4 6 are 24, 3 4 9 are 36, again same आएगा 0 and this will come 2, yes, and यहाँ पे 4 आएगा. तो गाइज ये आ गया हमारा 9696. इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारा LCM है फॉर द डिजिट्स 96 एंड 404 वो है 9696. अगर आप इसकी इसमें वेरिफिकेशन चाहो तो उसकी वेरिफिकेशन कैसे आएगी गाइस? आप 9696 और 4 को मल्टीप्लाई करके देख लो, तो यही डिजिट आएगा और ये इसके इक्वल हो जाएगा. फिर भी अगर आप एक और बार वेरीफाई करना चाहो तो 101 इंटू 3 इंटू 2^5 यानी कि हाईएस्ट पावर को ले लो और मल्टीप्लाई कर दो, हर फैक्टर की हाईएस्ट पावर. अब गाइस हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 और उसके बाद मैं वीडियो एंड करूँगा. एंड एक्सरसाइज 1.2 की अलग वीडियो बनेगी. एंड गाइज येस ऑफ कोर्स फील फ्री टू पोस्ट एनी कमेंट ऑन माई कमेंट बॉक्स. मतलब आप कोई भी कमेंट करो, आपका कोई डाउट है वो कमेंट में डाल दो, मैं आपको सॉल्व कर दूंगा एंड एज फास्ट एज पॉसिबल मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा. तो अब हमें यहाँ पे HCF निकालना है 3 डिजिट का, 6, 72 एंड 120 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. HCF एंड LCM निकालना है, तो पहले इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं. 6, 72 एंड 120. तो इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 3, 2^3 इंटू 3^2 एंड 2^3 इंटू 3 इंटू 5. गाइज आप ये सब सॉल्व करके निकाल सकते हैं. मैंने आपको दिखा दिया कि आप प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं. इस टेबल को करो एंड इस साइड जितने भी आपके डिजिट्स आएंगे वो आपके फैक्टर्स होंगे. तो अब हम क्या करेंगे, इसका HCF क्या होगा? जो कॉमन है और उसका लोएस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ द लोएस्ट पावर ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर्स. तो यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है. 2 और 3 दोनों में कॉमन है एंड इनकी लोएस्ट पावर है 1, यानी कि 2 इंटू 3 इक्वल टू 6. तो ये HCF हमारा 6 आ गया गाइस. अब LCM क्या होगा? LCM हर फैक्टर की हाईएस्ट पावर लेंगे. मतलब अगर 2 है और यहाँ पे 2^3 है और यहाँ पे 2 है, तो हम 2^3 को प्रेफर करेंगे. LCM आएगा हमारा 2^3 इंटू 3^2 इंटू 5. तो गाइज हमारा LCM आएगा 360. तो यहाँ पे हमने HCF भी निकाल दिया एंड LCM भी निकाल दिया. बट गाइज एक चीज़ इसमें क्या होगी कि
अब यहाँ पे आप वेरीफाई वैसे नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब यहाँ पे आप वेरीफाई नहीं कर पाओगे इन तीनों का प्रोडक्ट इसके इक्वल, सॉरी HCF एंड LCM के इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पे वेरिफिकेशन का वो मेथड नहीं चलेगा, वो मेथड सिर्फ 2 डिजिट तक ही वैलिड है। तो गाइज मीट यू सून नेक्स्ट टाइम, एंड नेक्स्ट वीडियो हमारी एक्सरसाइज 1.2 में है, मतलब 1.2 के ऊपर बेस्ड है। तो गाइज टिल देन बाय बाय।